In progress. आज के आपके करंट अफेयर्स 27 अप्रैल 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। देखो, इस साल किसानों को ज्यादा बेटर और काफी अच्छे प्राइसेस की उम्मीद थी, जैसे मैंने आपको कल भी बताया, पर उतना बेनिफिट अभी तक पहुंच नहीं रहा। ठीक है, आपको एक मार्केट का जनरल ट्रेंड भी बताता हूं और उसी के साथ में कि किस लिए आपके किसानों को उम्मीद अच्छी थी कि इस साल दाम अच्छा मिलेगा। देखो, जो आपके रशिया यूक्रेन वॉर है, पहली बात तो जब भी कोई इतने लार्ज स्केल पे दुनिया भर में वॉर होती है ना, इसका असर डायरेक्टली आपकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता ही होता है। पूरी जो दुनिया की इकोनॉमी है इसके ऊपर असर आता ही आता है, क्योंकि अगर वॉर होगी, जो भी कंट्रीज इन वॉर में पार्टिसिपेट कर रही हैं प्लस जो इन्हें सपोर्ट कर रही हैं, वो अपनी रिसोर्सेज इनकी तरफ डाइवर्ट करेंगी। चाहे जो रशिया की साइड है वो रशिया की साइड, यूक्रेन की साइड है तो यूक्रेन की साइड। तो मार्केट के अंदर चीजें तो कम होंगी ना। आपकी सारी की सारी इकोनॉमी हमेशा सप्लाई और डिमांड पे काम करती है। अगर आपकी सप्लाई कहीं और डायरेक्ट कर दी गई है तो जो आपकी बाकी मार्केट्स हैं, जो आपकी बाकी सारी दुनिया की मार्केट्स हैं, वहां पे तो सप्लाई कम पड़ेगी क्योंकि डिमांड तो उतनी है और हर साल पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड ग्रो ही करती है। इसके अलावा जो यूक्रेन था, यूक्रेन दुनिया का 4th लार्जेस्ट वीट सप्लायर था। दुनिया में 4th लार्जेस्ट वीट सप्लायर आपका यूक्रेन था। तो इसके कारण आपके यूक्रेन ये जो वीट सप्लाई कर रहा था, जैसे जो इजिप्ट हैं, जो ऐसी कंट्रीज हैं, उन सबको सप्लाई कर रहा था, तो एक्सपोर्ट में मतलब 4th लार्जेस्ट सप्लायर था एक्सपोर्ट्स में। अब जब यूक्रेन पे ही हमला हो गया है तो वो इससे मार्केट से ही बाहर हो गया, क्योंकि अब वो एक्सपोर्ट थोड़ी करने बैठेगा, अब तो सारी रिसोर्सेज वो अपने आप पे यूज कर रहा है। तो इस कारण जो 4th लार्जेस्ट सप्लायर था वो मार्केट में ही नहीं है, पर डिमांड तो उतनी है मार्केट में। अब किसी ना किसी को तो डिमांड पूरी करनी है ना। तो इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना जा रहा था कि इंडिया का इस साल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो वैसे कोई खास परसेंटेज से ग्रो नहीं करता। देखो, हम जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करते हैं कि इंडिया कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया 7-7.5% से हर साल ग्रो कर रहा है। पर अगर तुम इंडिया के अंदर चार्ट देखोगे इंडिया की और सारी दुनिया की, आप इकोनॉमी को हमेशा 3 हिस्सों में बांट सकते होते हो। 3 तरीके के आपके सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आपके एक तरीके से चीज को रेफर करता है जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है, जितना भी हमारा जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया वो प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हमेशा मैन्युफैक्चरिंग होती है कि कोई चीज कितनी देश में मैन्युफैक्चरिंग कितनी ग्रो कर रही है, स्टील कितना बन रहा है, टेक्सटाइल कितना बन रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपकी मैन्युफैक्चरिंग में आ गई। टर्शरी सेक्टर होता है आपकी सर्विसेज, जो सर्विस सेक्टर है वो कितना ग्रो कर रहा है। आईटी होगी, रेस्टोरेंट्स हो गए, ये सारी चीजें, एजुकेशन हो गए, ये सब कुछ सर्विसेज है, ये कितनी ग्रो कर रही है। अगर तुम इन तीनों सेक्टर्स को देखोगे, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है ना सर्विसेज में होती है, क्योंकि दुनिया में खासकर आईटी सेक्टर जो है ये दुनिया में बूम पे है। इस कारण इंडिया की मेजॉरिटी ग्रोथ यहां से आती है, इंडिया की मेजॉरिटी वेल्थ यहां पे जनरेट होती है। अगर सिर्फ तुम एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट देखोगे ना, इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर हर साल कुछ 2 या 2.2% इतने को से ग्रो कर रहा होता है, सिर्फ इतना वो ग्रोथ मार्जिन है इसका। तो बहुत ही, और ये दूसरी साइड पे देखोगे ये 8-8.5% से ग्रो कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली जो सेक्टर ग्रो ज्यादा करेगा उस साइड पे आपकी वेल्थ भी ज्यादा जनरेट होगी कंपेयर टू दूसरी साइड। पर इस साल उम्मीद थी कि क्योंकि दुनिया में वीट की कमी पड़ी है और अब वीट का सीजन चल रहा है और अच्छी फसल हो रही है आपके हर जगह, पूरे इंडिया में इससे अच्छी फसल हुई है वीट की जहां जहां पे भी उगाई गई है, तो हमें उम्मीद थी कि इसके बदले किसानों को उम्मीद थी कि पैसे अच्छे खासे मिले। पैसे पहले से बेटर मिल रहे हैं, पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई ड्रास्टिक चेंज आ गया।
बस एक बहुत बड़ी चीज का जो फर्क आ रहा है इस साल, देखो हर साल सरकार क्या करती है आपके ना, 3 प्राइजेस एक तरह से होते हैं। एक तरीके से एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब सबसे पहले एमएसपी क्या होती है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दो, ठीक है। प्रिंस जी आपने कुछ पूछना था, आपका माइक ऑन हुआ था। तो एमएसपी क्या होती है इसके बारे में बता दो। एमएसपी का वैसे मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपके किसानों को कभी भी एक हद से कम प्राइस ना मिल जाए तो आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो हर साल आपके बीजने के सोइंग सीजन से भी पहले सारी क्रॉप्स के जो भी आपके सीजन चल रहे होते हैं, देखो 2 बार आपके साल में एमएसपी अनाउंस होती है। एक जब आपका राबी का सीजन होता है और एक जब आपका खारिफ का सीजन होता है। राबी का सीजन कौन सा होता है, खारिफ का कौन सा होता है? राबी का सर जो मार्च वाला होता है, हार्वेस्टिंग का। अच्छा, और खारिफ का? खारिफ सर जो अक्टूबर वाला होता है। बिल्कुल ठीक है। मेन क्रॉप्स इनके अंदर, राबी के अंदर वीट जो अभी इस टाइम हार्वेस्ट हो रही है आपकी, ठीक है, अप्रैल, ये जो आपका मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट शुरू हो जाता है। खारिफ जिसकी सबसे मेन क्रॉप है राइस, ठीक है, बाकी भी हैं, बस सबसे मेन को अभी मैं लिख रहा हूं। तो जैसे कि ये जो 2 मेन क्रॉप्स हैं इनके और बाकी और टोटल एमएसपी के अंदर 22 क्रॉप्स अनाउंस की जाती हैं। टोटल खारिफ और राबी दोनों को मिलाकर टोटल इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करती है। अभी एमएसपी तभी सीजन से पहले ही अनाउंस कर दी जाती है ताकि किसान अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकेंगे सरकार की तरफ से मिनिमम प्राइस क्या मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है कि अगर कभी भी मार्केट का प्राइस इससे नीचे गिर गया, लेट्स सपोज प्राइवेट कंपनीज या जितने बायर्स हैं वो इससे कम प्राइस पे खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो सरकार जितना ये गैप बनेगा ना, ये बीच में जितना गैप बनेगा, यहाँ पे कोई भी प्राइस हो, जितना भी गैप बचेगा एमएसपी और इसके बीच में, इतना सरकार पे कर देती होती है और किसानों को गारंटी मिल जाती है कि कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मार्केट के प्राइसेस इससे ऊपर चले जाते हैं तो फिर सरकार को फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, फिर तो ऑब्वियसली किसानों को बेटर दाम मिल ही गए। इस साल यही चीज हो रही है। इस साल आपके एक तो प्राइवेट कंपनी ज्यादा खरीदने वाली आई है। जैसे एक चीज कॉन्ट्राडिक्शन में बताऊं कि सारा जो अभी प्रोटेस्ट था अंबानी अडानी ग्रुप्स के खिलाफ, ठीक है, अभी एक्चुअली अगर आप पंजाब के अंदर प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट देखोगे ना, सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट अडानी ग्रुप कर रहा है। तो उन्होंने अपनी अलग मंडियां नहीं खोली पर वो प्रोक्योर अभी भी सबसे ज्यादा वही कर रहे हैं, ठीक है, बेटर दाम, उन सारी चीजें देके वो अभी भी खरीद ही रहे हैं क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा है। देखो इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनीज को प्रोक्योरमेंट करना अलाउड है, पहले तो मंडीज ही अलग बन जानी थी, अब उन्हीं मंडीज के अंदर प्राइवेट कोई भी एज ए इंडिविजुअल तुम भी जाके अपने आप को रजिस्टर करवाओ, तुम भी खरीदना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो उन्हें दिख रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट इस साल बहुत पोटेंशियल ग्रो करने वाला है, पर इसका बेनिफिट एक तरीके से किसानों तक नहीं पहुंच रहा जितना एक्सपोर्ट के थ्रू पैसा आने वाला, ठीक है। तो किसानों को पहले से बेटर दाम मिल रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर्स पहले से ज्यादा पे कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली ये प्राइवेट प्लेयर्स ही, अब दिख रहा है कि ये प्राइवेट प्लेयर्स ही ज्यादातर फायदा उठाएंगे जितना भी एक्सपोर्ट के थ्रू प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। वो किसानों को बेटर दे रहे हैं पर उतना बेटर नहीं है जितना उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में मिलने वाला है, क्योंकि 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मार्केट से बाहर हो गया, ठीक है। अब इसके 2 तर्क हो सकते हैं। एक साइड तो तुम कह सकते हो ऑब्वियसली इंडिया के किसान गरीब है तो गरीबों को लूटने की कोशिश है, ये भी इसका पर्सपेक्टिव है कि गरीबों तक वो बेनिफिट नहीं पहुंच रहा चाहे किसान सारा साल मेहनत करता है। दूसरी साइड जो एक्सपोर्टर्स हैं वो क्यों सबसे ज्यादा बेनिफिट लेके जाते हैं, उसका भी एक रीजन होता है। देखो अल्टीमेटली ये सारी की सारी इकोनॉमी एक और चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वो है आपका रिस्क। जो पूरी सप्लाई चेन में सबसे ज्यादा रिस्क उठाता है ना, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा पैसा भी ले जाता है।
किसानों का रिस्क यहाँ पे खत्म हो जाता है कि आपके किसी ना किसी ने तो प्रिक्योर खरीद ही लेनी है, पर अब जो प्राइवेट प्लेयर पैसे देके ले गया, लेट्स सपोज उसकी फसल इंटरनेशनल मार्केट में रिजेक्ट हो जाती है। जैसे अभी कुछ कंसाइनमेंट्स इजिप्ट गई थी इंडिया की, इजिप्ट ने वो सारी की सारी जितनी भी वीट हमने वहां भेजी वो सारी वापस कर दी, ये कह के कि हमारी वीट के अंदर पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा है और वो अपनी पॉपुलेशन को नहीं खिलाना चाहते। तो अब जो बंदा है वो तो खरीद चुका है, कल अब वो किसान को भी नहीं वापस कर सकता, अब उसे कोई और देश ढूंढना पड़ेगा। तो एक बार शिप वहां गई, अब शिप मुड़ के आई है, अब कहीं और भेजेगा, तो ये रिस्क है। उतने में वीट खराब भी हो सकती है, तो इस कारण ये रिस्क अलग से है। तो दोनों साइड के तर्क है, ऑब्वियसली किसानों को भी बेटर दाम मिलना चाहिए, पर दूसरी साइड पे वो क्यों बेनिफिट ले रहे हैं, मैं उसका भी दोनों साइड का रीजन, अब आप जिस साइड जाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अनबायस्ड करंट अफेयर्स, ठीक है, वो बता रहा हूं। तो अब जो एमएसपी है ये काम कैसे करती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं। देखो आपके ना गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई हुई है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, शॉर्ट में CACP। ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस है, इसका काम है सरकार पूरी रिसर्च करना कि कितना हर प्राइस के लिए एमएसपी कितनी डिसाइड करनी है, वो इनका काम है। पर डिसाइड करते हुए इन्हें दो फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो है कि जो एक फार्मर है, जो एक किसान है, उसका खर्चा जितना हुआ है, एक तो खर्चा रिकवर हो जाए और वो उसके ऊपर कुछ सरप्लस भी कमा सके, इतना को इंश्योर करना है। पर देखो अगर हमने किसान से ज्यादा महंगे में खरीद ली, ठीक है, ज्यादा महंगे में खरीद ली है, आगे जब सरकार बेचेगी वो भी तो महंगे में बेचेगी अगर तुमने ज्यादा पैसा लगाया। तो हमें दूसरी साइड इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कंज्यूमर को कितना दाम मिल रहा है, क्योंकि लेट्स सपोज कोई पर्सन एमएसपी पे सरकार को नहीं भी बेचता, पर वो इंटरनेशनल या डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड तो जाके करेगा ना कि सरकार तो मेरी लेट्स सपोज क्रॉप का 1500 दे रही है, मैं तुम्हें 800 में कैसे दे दूं, कि मैं तो सरकार को ही बेच दूंगा। तो अब मार्केट में जिस प्राइवेट कंपनी को खरीदनी है, जिसे चाहिए ही चाहिए, उसे 1500 से तो ज्यादा ही दाम देना पड़ेगा। पर अब जिस प्राइवेट कंपनी ने महंगी खरीदी है वो आगे बेचेंगे भी तो महंगी। तो इस कारण ये जो सेलिंग है, इसलिए दोनों साइड ध्यान रखना पड़ता है कि फार्मर्स की भी जरूरत पूरी हो और कंज्यूमर्स के लिए भी ऐसा ना हो कि हद से ज्यादा चीज महंगी हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपकी एमएसपी रेकमेंड की जाती है। रेकमेंडेशन का मतलब होता है सलाह दी जाती है, ठीक है। ये फाइनली डिसाइड नहीं करती, ये सिर्फ कमीशन है जो बताती है कि इतनी को होनी चाहिए। फिर क्या होता है कि आपके सेंटर में कैबिनेट बैठता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स बैठती है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या है कि बेसिकली जितने भी आपके सेंटर में मंत्री है ना, देखो ये अलग अलग चीजें होती हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब होता है कि सारे के सारे मंत्री जितने भी सेंटर में है, या स्टेट के अंदर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, तो सेंटर के अंदर बात लगाऊं तो 60-70 जितने मंत्री हैं बड़े छोटे, सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं। कैबिनेट का इन जनरल मतलब होता है थोड़े से जो कंसर्न्ड मंत्री हैं सिर्फ उन्हें इन्वॉल्व करना। कैबिनेट कमिटी के अंदर और कम हो जाते हैं, यानी कि आपके कुछ 5-6 मंत्री बैठेंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, और वो सारे के सारे बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या चीज को अप्रूव करना है, क्या चीज को नहीं अप्रूव करना। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स बैठती है और ये फाइनलाइज करती है, ये फाइनली डिसाइड करती है कि आपकी एमएसपी कितनी होनी चाहिए। लेट्स सपोज आपके CACP ने बोला था कि इस साल वीट पे 1500 पर क्विंटल दे दो, पर आपके कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को लगा कि ये ज्यादा है, हम क्या करते हैं, हम 1300 दे देते हैं, या उन्हें लगा कि ये कम है, हम 1800 दे देते हैं। फाइनल डिसीजन इनका रहेगा।
उन्हें ये मानना ना मानना उनकी अपनी मर्जी है, जो भी ये कमीशन बोलेगा, ठीक है। ये फाइनल नहीं होता, ये सिर्फ मर्जी है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। क्लियर है? इस तरीके से ये सारी चीज काम करती है। कोई भी डाउट यहां तक? ठीक है, इस तरीके से आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सारी की सारी काम करती है। तो यहाँ पे किस तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूरी बनी है वो भी, उसके बाद क्या क्या चीजें कंसिडर की जाती हैं, क्या फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इनपुट प्राइसेस, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, बीज, इन सारी चीजों के ऊपर क्या दाम लगा, ये सारी चीजें कंसिडर करते करते आपके फाइनली इस चीज पे पहुंचा जाता है कि कितनी एमएसपी देनी है। ठीक है, ये सीएससीपी ये सारी चीजों को कंसिडर करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा टोटल 22 क्रॉप्स हैं जिसके ऊपर एमएसपी दी जाती है। इसके अलावा एमएसपी जैसे ही ना एक और सिस्टम है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जो शुगर केन के ऊपर दिया जाता है। ये एमएसपी का पार्ट नहीं है, पर शुगर केन के ऊपर भी प्राइस गारंटी दी जाती है। उसके सिस्टम को बोला जाता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, उसे बोला जाता है एफआरपी, शुगर केन के ऊपर मिलती है। देखो, ये एमएसपी और एफआरपी में एक बहुत बड़ा फर्क है। अपने आप में एमएसपी की ना कोई भी लीगल गारंटी नहीं है, इसकी कोई एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं है। यानी कि ये जो 22 क्रॉप जिसके ऊपर आज सरकार दे रही है, कल इसके ऊपर दे या ना दे, या पूरी की पूरी एमएसपी पे ड्रॉ कर ले, इसकी कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है। ये सिर्फ इसे बोला जाता है कि ये एक एग्जीक्यूटिव पॉलिसी है। एग्जीक्यूटिव पॉलिसी का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह से प्रेसिडेंट ने बस साइन कर दिए इसके ऊपर। जिस साल आपके प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए, एमएसपी खत्म है। तो इसकी कोई लीगल गारंटी नहीं है। आप कोर्ट नहीं लेके जा सकते सरकार को ये कहते हुए कि सरकार मुझे ये नहीं दे रही। ये सरकार की अपनी खुद की पावर है, सरकार जब मर्जी एमएसपी बढ़ा, कम या हटा तक सकती है। रिम्यूनरेटिव, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, जो शुगर केन है ना, शुगर केन इकलौती ऐसी क्रॉप है जिससे स्टैट्यूटरी गारंटी है कि इसके ऊपर मिनिमम दाम मिलेगा ही मिलेगा। स्टैट्यूटरी गारंटी का मतलब है इसके रिगार्डिंग ना पार्लियामेंट में एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है। तो शुगर केन के ऊपर कभी भी ये गारंटी, जब तक एक्ट नहीं खत्म होता तब तक सरकार कभी मुकर नहीं सकती कि हम इस साल नहीं देंगे। एमएसपी के ऊपर सरकार कभी भी मुकर सकती है कि इस साल हम एमएसपी नहीं देंगे। ठीक है, समझ आ गया? इंडिया में कौन सी एक क्रॉप है जिसके ऊपर स्टैट्यूटरी गारंटी है? शुगर केन। बाकी किसी भी क्रॉप को स्टैट्यूटरी गारंटी नहीं है, वो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव पॉलिसी है। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट्स और ऐसी चीजें बन के आती हैं, तो याद रखनी है। अब ये एमएसपी के अंदर 7 आपकी सीरियल क्रॉप्स हैं जिसमें पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी आ जाती है। फिर पल्सेस, ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल्स। फिर ऑयल सीड्स 8, ग्राउंडनट्स, रेप सीड्स, फिर मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, ये सारी की सारी करते हुए फिर कॉटन, जूट, कोपरा। कोपरा क्या होता है? कोपरा होता है कि जो आपके कोकोनट के वो बाहर होता है ना, उससे ना वो भी बिकता है मार्केट में। कोकोनट के बाहर कवरिंग सी होती है, वो भी बाहर बिकती है। उससे उससे क्या होता है, उससे ना रस्सियां और ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो उसे प्रोसेस करके तो उसे कोपरा कहते हैं। तो वो भी, ये सारी चीजें यहाँ पे आपके मिलती हैं। ठीक है, शुगर केन जैसे मैंने आपको बताया ये अलग है, ये एमएसपी के अंडर नहीं है, इस तरीके से। क्लियर है? सेकेंड करंट अफेयर है आपका येलो वेस्ट प्रोटेस्ट के बारे में। अब येलो वेस्ट प्रोटेस्ट क्या है? देखो, येलो वेस्ट प्रोटेस्ट आपके हुआ था 2018 में। ये अभी रिसेंटली न्यूज में दोबारा आया है इसके बारे। ये 2018 का प्रोटेस्ट है। ये अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि आपके फ्रांस में ना इलेक्शन होके हटे हैं। फ्रांस में इलेक्शन होके हटे हैं 2 कैंडिडेट्स। एक तो आपके वही पुराने जो प्रेसिडेंट खड़े हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे वहां पे, इमैनुअल मैक्रोन,
और उनके ऑपोजिशन में जो खड़ी हुई थी वो थे ला पेन। ठीक है, जो ला पेन थी ना वो आपकी ला पेन और दूसरी साइड पे मैक्रोन, इन दोनों के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फाइनल कैंडिडेट्स ये दोनों थे, ये दोनों एक दूसरे खड़े हुए। फाइनल इलेक्शन में मैक्रोन दोबारा से जीत गए, इन्हें अगला प्रेसिडेंट का टर्म मिल गया। पर जो ला पेन है ना ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, ये है आपके राइट विंग कैंडिडेट। देखो एक हर बारी ये कई बारी आप न्यूज में सुनते हो, इसका भी एक बारी मसला सॉल्व करें कि ये राइट विंग और लेफ्ट विंग होते क्या है। ठीक है, कह देते हो ना कि ये राइट विंग है लेफ्ट विंग है, इनका मतलब बहुत ही सिंपल सा निकल के आता है। और क्योंकि आज हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, फ्रांस से ही इनका मतलब निकल के आता है राइट विंग कौन है लेफ्ट विंग कौन है। फ्रांस में हुआ क्या था, फ्रांस में ना आपके 1780s में आपके शुरू हुआ था, काफी लंबा चला, फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्यों हुआ था, और ये येलो वेस्ट के करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं ओवरऑल बता दूं। फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत ये थी कि आपके ना फ्रांस एक तरीके से उस जमाने में बैंकक्रप्ट होने वाला था। उसका कारण था कि आपके फ्रांस ने अननेसेसरी अमेरिका के इंडिपेंडेंस वॉर में पार्टिसिपेट किया, और उस जमाने में जो टैक्सेशन थी, टैक्सेस थे ना, टैक्सेस का सिस्टम ऐसा था कि जो अमीर लोग थे वो कोई टैक्सेस नहीं भरते थे। सारा टैक्स का जो बर्डन था वो आपके गरीबों के ऊपर ही था। जो पहले पुअर हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, सारे टैक्सेस ये भरते थे, अमीर लोग कोई टैक्सेस नहीं भरते थे। पर सारी लग्जरी लाइफ तो ये जी रहे थे। इस कारण आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई आपके फ्रांस में, तब बात छेड़ी कि देखो टैक्सेस बढ़ाने की जरूरत है। तो गरीबों ने और रेजिस्ट किया कि और कितने टैक्सेस बढ़ाओगे, हमें तो पहले ही खाना नहीं मिल रहा। वो कहते कि अमीरों के ऊपर टैक्सेस लगाओ। अमीर भी तैयार नहीं थे। अब जिस बंदे को टैक्स फ्री रहने की आदत है उसे सडनली बोलो कि टैक्स देना है, वो कभी नहीं मानेगा। इसके खिलाफ आपके जो पुअर थे उसके साथ साथ देखो जैसे जैसे फ्रांस बैंकक्रप्ट होता गया ना, फ्रांस में महंगाई बढ़ती जा रही थी, इन्फ्लेशन। ठीक है, एक छोटे से प्रोटेस्ट के बारे में बताता हूँ। आपके पेरिस में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, बेस्टाइल को बाद में उन्होंने बेसीज किया था। तो कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट थी, और बाद में रानी को इसकी सजा भी मिली, गर्दन काट दी गई रानी की। हुआ क्या, रानी ने मजाक उड़ाया गरीबों का। किस तरीके से कि आपके फ्रांस में ना, सॉरी पेरिस में, पूरी जगह फ्रांस के अंदर ही, पेरिस के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा थी, आम लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। अब जब आपको खाना नहीं मिल रहा तो लोगों ने वहां पे नारे लगाने शुरू किए ब्रेड के, कि हमें ब्रेड दो, लेट देयर बी ब्रेड, ब्रेड। ठीक है, वो ब्रेड डिमांड कर रहे थे। रानी ने हंसते हंसते मजाक उड़ा के बोला कि अगर इनके पास ब्रेड नहीं है, लेट देम हैव केक, तो उन्हें बोलो केक खा ले। अब केक ब्रेड से तो हमेशा महंगी होती है। ठीक है, तो उसने मजाक में बोला था कि अगर इनके पास ब्रेड नहीं है, इन्हें केक खा ले, मतलब खुद दे थोड़ी रहे थे, उन्हें बोलो कि ब्रेड नहीं मिल रही है आपको, जाओ जाके केक खा लो। ये जब बात लोगों तक पहुंची कि रानी ने ऐसा मजाक उड़ाया है कि पहले हम भूखे मर रहे हैं और रानी ऊपर से कह रही है जाओ जाओ केक खा लो। ठीक है, तो लोगों ने जो वहां पे बेस्टाइल का जो प्रिजन था और जो पूरा किला था, फोर्ट था बेस्टाइल का, उसके ऊपर हमला करके पहले अपने कुछ कैदी साथियों को छुड़वाया, बाद में राजा रानी को बंदी बनाया, और रेवोल्यूशन के कुछ सालों में फाइनली राजा रानी के गले भी कटे थे। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत ही खतरनाक टर्न लिया था। एक टाइम पे हर बंदे को गिलोटिन मशीन होती थी, आपने कार्टून्स में देखी होगी, ऐसे करके ऊपर ऐसे ब्लेड लगा होता है, तो यहाँ ऊपर से छोड़ देते हैं और सीधा गर्दन कटती है, इसे गिलोटिन कहते हैं। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही ये मशीन डिस्कवर की गई थी और इसका हद से ज्यादा यूज हुआ। जो बंदा नहीं पसंद आता था उसका गला काट दिया जाता था, बस यही चल रहा था फ्रेंच में। 10-12 साल यही चलता रहा फ्रांस में।
तो ये जो चीज थी, पूरा पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने आप में बहुत सारे डिटेल में है, मैंने बहुत ही बीच बीच में इवेंट बताए हैं छोटे करके, क्योंकि मेन मुद्दे पे आना है। तो इन्फ्लेशन ही उस टाइम पे मुद्दा था। तो अभी क्या हुआ, आपके 2018 में आपके ना फ्यूल प्राइसेस आपके फ्रांस में बढ़ाए गए, तेल महंगा किया गया और चीजें महंगी की गई, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में महंगी हो रही थी। इसके चलते हुए वहां पे लोगों ने येलो वेस्ट प्रोटेस्ट शुरू किया, ठीक है, जिसे वहां पे गिलेट यूआंस कहते हैं, ठीक है। ये वहां का लोकल ऑब्वियसली फ्रेंच नेम है और इंटरनेशनल इसे येलो वेस्ट प्रोटेस्ट कहते हैं, जहां पे लोगों ने येलो जैकेट्स डाली सारे प्रोटेस्ट के अंदर, ये उसकी निशानी थी। और उन्होंने, ये शुरू हुआ इकोनॉमिक जस्टिस के, प्राइजेस कम करो, अमीरों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाओ, ऐसी डिमांड्स ही अब जागी थी, ठीक है। और ये चलते चलते यहां तक भी आई कि आपके जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं देश के अंदर, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इससे भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। इसके अंदर करप्शन है, लीडरशिप वीक है, प्रेसिडेंट को और पावर देने की जरूरत है, ऐसी सारी डिमांड्स भी आने लगी। तो ये जब सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, एक्चुअली उस टाइम पे भी आपके मैक्रोन ही प्रेसिडेंट थे। तो ये था, और उसी टाइम पे ला पेन का राइज हुआ था एज अ लीडर, ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव लीडर के तौर पे ला पेन, क्योंकि वो लोगों में जा जाके, ला पेन जो है थोड़े से, इन्हें बोला जाता है कि ये यूरोप की डोनाल्ड ट्रंप है, फीमेल डोनाल्ड ट्रंप है। ये लोगों में जाके फोबिया की बातें करती हैं कि बाकी रेसिज्म, ऐसी सारी बातें इनके काफी ज्यादा है, ठीक है, जैसे मुसलमानों के खिलाफ काफी कुछ बोलना, हम ब्राउन्स के खिलाफ बोलना, अफ्रीकन के खिलाफ बोलना, ठीक है। तो वो नफरत फैलाने का काम काफी ज्यादा है लापेन का। तो इस कारण लापेन उस टाइम पे इमर्ज हुई थी, पर लापेन इस बारी हार गई हैं, ठीक है, और आपके मैक्रोन दोबारा से जीत गया। पर उस टाइम पे उन्होंने अपना वोट बैंक, जिन लोगों को लगता था कि जितनी भी महंगाई हो रही है या फ्रांस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका कारण ये है कि हमने सीरिया से, मतलब फ्रांस के पर्सपेक्टिव से, कि हमने जो सीरिया से रिफ्यूजी ले लिए हैं, लेबनान से रिफ्यूजी यहाँ पे आ गए हैं, जो ये बाहर से जितने लोग फ्रांस में आ गए हैं, ये फ्रेंच कल्चर खराब कर रहे हैं और हमें फ्रेंच को दोबारा से प्यूरिफाई करने की जरूरत है। तो ये नाजी चीजें जो हैं वही आपके फ्रांस के अंदर भी चल रही थी। देखो ये लेफ्टिस्ट राइटिस्ट जो वर्ड है ना, वो यहां से आता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वहां पे भी एक पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती थी, राजा उसे हेड करता था, पर आम लोगों से भी सलाह ली जाती थी, रेयरली बुलाई जाती थी आपकी पार्लियामेंट, पर बुलाई जरूर जाती थी जरूरी फैसलों के लिए। अब जो हाउस है, ये लेफ्ट विंग और राइट विंग कैसे बने, यहाँ पे सेंटर में राजा बैठा हुआ है, पार्लियामेंट का हाउस है, राजे के जो भी लोग राइट साइड पे थे उन्हें कहने लगे हम राइटिस्ट, राइट विंग। वो जिस साइड के विचार रखते थे वो सारे विचारों को हम कहने लगे राइट विंग विचार है। लेफ्ट साइड पे बैठते थे जो आपके किसान और मजदूरों के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। इसी कारण आज भी कोई किसानों और मजदूरों के हक की बात करता है, उन्हें कहते हैं कि वो लेफ्ट विंग है, ठीक है। किसान, मजदूर, गरीब, इन लोगों की जो बातें करते हैं वो होते हैं लेफ्ट विंग, जो हर जगह पे ये सेंटिमेंट जगाने की कोशिश करते हैं कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, ठीक है, फिर हमारी पुरानी हिस्ट्री को कि हम कितने महान रहे हैं, ऐसी चीजें जगाने की जो कोशिश करते हैं। और जो बिजनेस क्लास को फेवर करते हैं वो है आपके राइट विंग, क्योंकि यही अमीर लोग थे, इन सबके लिए यही कि हिस्ट्री में देखो फ्रांस कितना महान रहा, ठीक है, अभी भी हम कितना ग्रेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी मुश्किलें तो देखो हम कितनी मुश्किलें में। तो बस इससे लेफ्ट विंग और राइट विंग का कंसेप्ट शुरू हुआ था, ठीक है। तो अपने आप में कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं थी कि किस तरीके से शुरू हुआ, बस एक इवेंट के कारण। बस जो राजा के राइट साइड पे बैठे वो राइट विंग, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट विंग, ठीक है। किसी ने बिठाया नहीं था उन्हें, क्योंकि अमीर अपने सारे लोगों के साथ बैठना पसंद कर रहे थे, वो सारे जो एक साथ इलेक्ट होके हैं वो एक साथ बैठना पसंद कर रहे थे, बस जिस साइड पे बैठे वही नाम आ गया। अगर ऑपोजिट बैठ जाते शायद ऑपोजिट नाम होता। थर्ड आपका जो करंट अफेयर है वो है वीटो पावर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है इसके बारे में बता दो।
देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपका बनाया गया है सिर्फ एक मकसद से कि दुनिया के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी बना के रखना, दुनिया में शांति बनी रहे, कभी भी दोबारा से वर्ल्ड वॉर्स या इवन वॉर्स भी ना हो। पर वो दिख रहा है क्लियरली रोल में अपने फेल होता है, वॉर्स अभी भी होती रहती हैं। तो ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? देखो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। इन 15 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो परमानेंटली, जब से आपका यूनाइटेड नेशन बना है वो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो हमेशा इसका हिस्सा रहते हैं। बाकी ओवरऑल यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स के करीब है, 195 मेंबर्स हैं, सॉरी, ठीक है। 195 मेंबर्स में से ये 5 मेंबर्स को छोड़ के जितनी बाकी कंट्रीज बची 190 कंट्रीज, वो इन 10 में से इलेक्ट होती रहती हैं। टेम्पररी मेंबर्स उन्हें कहते हैं। वो 2 साल का 2 इयर्स का टर्म लेके आते हैं, 2 साल का उन्हें एक बार टर्म मिलता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो 5 है, थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे बताता हूँ, एक मिनट रुकते बस। यूएस, यूके, चाइना, रशिया और फ्रांस। ये 5 कंट्रीज को अगर तुम देखोगे ना, ये 5 कंट्रीज मेन कंट्रीज वो थी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी। इन 5 कंट्रीज ने अपने आप को इसी कारण एक स्पेशल प्रिविलेज दी कि इन्होंने अपने आप को सिक्योरिटी काउंसिल, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए परमानेंट सीट दे दी कि हम हमेशा इस काउंसिल के मेंबर रहेंगे। बाकी जो 10 मेंबर्स हैं वो बाकी सारी दुनिया के देशों में से कोई भी देश इलेक्ट होके आ सकते हैं। 10 मेंबर एक बारी के लिए, उन्हें 2 साल का टर्म मिलेगा, फिर रिटायर हो जाए, फिर एक टर्म का गैप डालना पड़ता है, फिर तुम दोबारा री इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। प्रेजेंटली इन 10 मेंबर्स में से इंडिया भी इलेक्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया और 9 और भी मेंबर्स हैं, ये सारे इलेक्ट हुए हैं। देखो ये 5 मेंबर्स ने सिर्फ अपने आप को ये एडवांटेज नहीं दी कि हम परमानेंटली इसका हिस्सा रहें, इन्होंने अपने आप को, ये 5 मेंबर्स को ना एक स्पेशल पावर भी दी हुई है जिसे कहते हैं वीटो पावर। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वॉर रोक कैसे सकता है? कोई जंग छिड़ी है, ये जंग रोक कैसे सकते हैं? 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि उस देश के ऊपर सैंक्शंस लगा दो। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी के ऊपर सैंक्शन लगा देता है ना, तो पूरी दुनिया उसके साथ ट्रेड करना, उस देश के साथ व्यापार करना बंद कर देती है। फिर उस देश के अंदर जितने भी इंपोर्ट हैं, जितने भी उस देश से एक्सपोर्ट जा रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे वो सारी इकोनॉमी उस देश की बर्बाद हो जाती है और उस देश को वॉर अपनी बंद करनी पड़ती है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ना अपने खुद की ट्रूप्स भी हैं, फौज भी है। ये फौज डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नहीं है, ठीक है। इन्हें कहते हैं पीस कीपर्स, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर। तो ये जो आपके पीस कीपर्स होते हैं, हर देश की जो आर्मी होती है वो कुछ कुछ अपने सोल्जर, अपने टैंक्स, हर चीज की कंट्रीब्यूशन डालती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी देश को कह सकता है, लेट्स सपोज इंडिया को कह दिया कि आप जाओ, और जैसे इंडिया पोस्टेड भी है, साउथ सुडान में पीस बना के रखो। तो इंडिया की जो फौज होगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दे देगी अपने 20,000 लेट्स सपोज ट्रूप्स दे दिए, टैंक्स दे दिए, जितनी रिक्वायरमेंट थी वो दे दी। वो जो सोल्जर्स की अब सैलरीज हैं और जितना खर्चा है वो यूनाइटेड नेशन उठाता है, फिर इंडिया नहीं उठाता, ठीक है। हमारे सोल्जर्स को इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, वहां के वॉर करने के तरीकों से भी एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो हम वहां उसके बस यूनिफॉर्म में ये चेंज आता होता है कि जो हेलमेट होता है ना, उन्हें कहते हैं ब्लू बैरेट्स, नीले रंग के हेलमेट डाल के जाते हैं, जो यूनाइटेड नेशन का कलर है वो वाले कलर के हेलमेट हो जाते हैं। बाकी तुम्हारा झंडा भी वही रहता है, सब कुछ वही रहता है तुम्हारे यूनिफॉर्म पे। तो इस तरीके से वो पीस कीपर भी भेज सकते हैं। जो दोनों लड़ने वाले ग्रुप्स है ना, उनका काम होता है दोनों लड़ने वाले ग्रुप्स के बीच में एक बैरियर सेट कर दो, ठीक है, एक पीस लाइन खींच दो, और इसके बीच की पेट्रोलिंग तुमने करनी है कि ये दोनों लड़े ही ना। अगर दोनों की बाउंड्री अलग होगी, लड़ना बंद कर देंगे,
इस तरीके से हम दुनिया में लड़ाइयां रोकते हैं कि फिर दोनों में बातचीत शुरू करवाते हैं लड़ाई खत्म करके, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं आपके, पर इन दो तरीकों पे एक्शन लेने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना आपको पहले मेजॉरिटी से वोट डलवानी पड़ती है, यानी कि 15 मेंबर्स हैं, कितने लोगों की सपोर्ट चाहिए? 15, 5 थोड़ी मेजॉरिटी बनेगी, 8 मेंबर्स ने अगर वोट डाल दी तो आपका इन दोनों में से कोई एक्शन लेने के लिए मान जाते हैं। पर ये जो एक्शन है ना, अब यहीं पे ये पावर आती है वीटो पावर। वीटो पावर का क्या मतलब है? अगर इन देशों में से अगर एक देश ने भी ना बोल दिया, वीटो पावर का मतलब होता है पावर टू से एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल मना कर देने की पावर। अगर इन 5 देशों में से किसी भी एक देश ने मना कर दिया नो, तो उसके बाद चाहे बाकी सारे के सारे 14 मेंबर्स भी चाहे यस में वोट डाल रहे हो, वो रेजोल्यूशन नहीं पास माना जाता। इन 5 की ना नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे ये हाँ में वोट डालें। देखो जब आप वोट डालते हो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, आप हाँ में वोट डाल सकते हो, ना में वोट डाल सकते हो, या अब्सटेन कर सकते हो वोटिंग में। अब्सटेन करने का मतलब होता है कि बस ना हाँ बोला ना बोला, ना नहीं बोलनी। अगर इन 5 देशों में से एक ने भी ना बोल दी, वो रेजोल्यूशन अपने आप कैंसिल हो जाता है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई फैसला नहीं लेता। अभी रशिया और यूक्रेन के इश्यू में देखो, रशिया भी तो मेंबर है इनका, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के खिलाफ भी मोशन आया था कि रशिया जो वॉर छेड़ रहा है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी जाए सिक्योरिटी काउंसिल से। पर ऑब्वियसली रशिया परमानेंट मेंबर्स में बैठा है, रशिया ने बोला नो, तो इसी कारण अपने आप ही ये रेजोल्यूशन खत्म हो गया। बाकी किसी को वोट वो हाँ में डालें ना में डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम ऑपरेट करता है, ठीक है। एक यूनाइटेड नेशंस की एक तो ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, एक और इंपॉर्टेंट बॉडी है, टोटल 6 हैं, पर आज के कंसर्न के लिए हमारी 2 हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA, इसे एक तरीके से मान लो कि दुनिया की वर्ल्ड पार्लियामेंट है, ये सारी दुनिया की पार्लियामेंट है। इसमें सारे 195 के 195 देश इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर वोट डालते हैं कि आपके किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर। तो आप यहां से भी सैंक्शन लगवा सकते हो, यहां से भी जो मिनिमम नंबर था रशिया ने उसे नहीं होने दिया, अपने सपोर्ट गैदर कर ली, ठीक है। पर अभी एक रिसेंटली वोट डली है, वोट ये डली है 193 मेंबर्स ने हाँ भर के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये जो वर्ल्ड पार्लियामेंट है, इसके अंदर वोट डाली है कि अगर कोई भी कंट्री, आपकी जो परमानेंट 5 हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हैं, इनमें से कोई भी अपनी वीटो पावर को यूज करेगा, उसे साथ में एक्सप्लेन करना जरूरी है, अपने आप को जस्टिफाई करना जरूरी है कि मैंने ये वीटो क्यों यूज की। ऐसा नहीं कि बस तुम ना बोल के छोड़ दोगे, कम से कम एक्सप्लेन तो करोगे तुम ना किस रीजन से बोल रहे हो, ऐसा क्या है जिसके कारण तुम ना बोल रहे हो, ठीक है। तो इंडिया ने भी इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। इस तरीके से सारा करंट अफेयर क्लियर है, कोई भी डाउट यहां तक? ठीक है। 4th छोटा सा करंट अफेयर है, दुनिया भर में देखो इस टाइम आपकी कोल जो है ना, कोल की प्रोडक्शन पूरी दुनिया में डिक्लाइन पे है। सारी दुनिया में जितना भी आपका कोल जो बन रहा है, हर कंट्री धीरे धीरे कोल के जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, कोल का यूज है, वो धीरे धीरे खत्म करती जा रही है, क्योंकि कोल जो है वो आपके बहुत ही पोल्यूशन करता है। पर लास्ट ईयर इन्हीं महीनों के अंदर हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे, लास्ट ईयर का बताता हूं। लास्ट ईयर ना आपके जो पावर सप्लाई है, अगर लास्ट समर्स याद हो, समर्स और उससे अगले कुछ महीनों तक भी प्रॉब्लम चलती रही है, अगर लास्ट समर्स याद हो काफी ज्यादा बिजली के कट्स लगते थे। उसके प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जो कोल की सप्लाई है ना, और जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनके अंदर मिनिमम लेवल का कोल भी नहीं चल रहा था, क्योंकि हम जितना कोल है वो बाहर से मंगा रहे थे और उसी से अपने पावर प्लांट चला रहे थे कि हमें यहाँ पे माइनिंग कम से कम करनी पड़े, ठीक है। तो इसके कारण
आपके कोल की सप्लाई शॉर्ट पड़ेगी, और इंडिया ऐसा देश है जो अपनी मेजॉरिटी सप्लाई अराउंड 75% जो हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी है वो हम कोल से बनाते हैं। तो आज आपकी न्यूज यही आई है, जब आपकी दुनिया में कोल की ऑब्वियसली शॉर्टेज पड़ी तब इंडिया और इवन सेम प्रॉब्लम चाइना फेस कर रहा था। तो हमने क्या करना शुरू किया, पिछले साल से हमने अपनी कोल की प्रोडक्शन और बढ़ानी शुरू कर दी, इंडिया और चाइना दोनों ने, ठीक है, कि हमें अभी हम कोल खत्म नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी पोल्यूटिंग हो, पर अभी भी हमें यूज करना पड़ता है इसे। देखो आपके जो कोल होते हैं ना, कोल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, स्पेसिफिकली 4 टाइप का कोल, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सबबिट्यूमिनस और आपका लिग्नाइट। 4 टाइप के आपके कोल है। मेरी आवाज आ रही है सबको? तो ये बता दो मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना सबको? हाँ जी, अब ठीक है सर। ठीक है, ये 4 टाइप का आपका कोल पाया जाता है। इन 4 के अंदर क्या फर्क है, देखो ये कोल को अलग अलग किस चीज में बांटा जाता है। अब आपका बेस्ट कोल कौन सा होता है? बेस्ट कोल वो होगा जिसके अंदर कार्बन कंटेंट जितना ज्यादा होगा, जितना कार्बन जितनी कार्बन ज्यादा होती है और बाकी रिमेन्स कम होते हैं, वो कोल उतना बेटर जलता है और उतना कम पोल्यूशन करता है। एंथ्रासाइट वो है जिसके अंदर 90% या 90% से ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, तो ये सबसे बेस्ट कोल माना जाता है, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के अंदर ये नहीं मिलता। इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कोल मिलता है वो मिलता है बिटुमिनस। बिटुमिनस के अंदर 60 to 80% के करीब कार्बन कंटेंट होता है। इसी कारण कभी भी तुम इंडिया का एक्सपोर्ट चेक करोगे ना, चाहे इंडिया दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम दुनिया में कोल के, पर तब भी हम बाहर से कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स को एंथ्रासाइट भी चाहिए होता है। दोनों को मिक्स करते हैं हम, फिर अपने पावर प्लांट्स चलाते हैं। तो आपके इंडिया में मैक्सिमम रिसोर्सेज बिटुमिनस की। सबसे गंदा इनमें से जो कोल है इन चारों में वो है लिग्नाइट, ठीक है, जिसके अंदर 25 से 30% ही रह जाता है। तो ये धुआं ज्यादा करता है, जलता कम है। आप हमेशा देखोगे, देखो जब भी आप मार्केट में कोल खरीदते हो, कोल अलग अलग क्वालिटी का मिलेगा। कई ऐसा कोल होगा जो पीछे सारी राख छोड़ जाएगा और गर्मी कम प्रोड्यूस करेगा। कुछ कोल ऐसा होगा जो पीछे राख बहुत ही कम छोड़ेगा और ज्यादातर हीट में ही निकल जाएगा। एंथ्रासाइट ज्यादातर जल जाता है और लिग्नाइट जैसे सबसे ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। ये धुआं बहुत छोड़ेंगे क्योंकि इनके अंदर पानी का कंटेंट भी बहुत होता है, पानी होगा तो धुआं भी होगा, ठीक है। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है, एंथ्रासाइट इंडिया में मिलता कम है। क्लियर है? कोई भी डाउट? ये सारे करंट अफेयर्स में ये थे, ये करंट अफेयर।